हर दिन सुकूनमय रहता है, हर काम अच्छे से होता है जब हम एक स्वस्थ जीवन के साथ कनेक्टेड रहते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इनफैक्ट हमारे हर कार्यक्रम की कुछ यही पहल रहती है जब हम अच्छे स्वास्थ्य की तरफ अपना एक और कदम आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार, मैं निधि हूँ आपके साथ और आज के हेल्थ शो में हम बात कर रहे हैं एक ऐसी समस्या के बारे में, या फिर ऐसे कहेंगे कि एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसका नाम सोचते हुए और समवेयर जिसको डिस्कस करते हुए समवेयर हम ये सोचते हैं कि काश ये हमारे परिवार से हमसे दूर रहे। आज हम कैंसर को ही लेकर अवेयरनेस स्प्रेड करें, जिसको अवेयरनेस स्प्रेड करते हुए आज हमारे साथ स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है प्रोफेसर डॉक्टर राकेश कपूर जी को, जो कि PGIMER से हमारे साथ हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोथेरेपी एंड क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी। डॉक्टर, आपका आज के कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। डॉक्टर, जैसे हर बात की शुरुआत से होती है, तो अगर हम आपकी लाइफ की बात करें, क्योंकि ये तो मुझे पता है कि आपने मोर देन 3 डेकेड्स अप्रॉक्सीमेटली दिए हैं PGIMER को, लेकिन आपके और इस जर्नी में जो डेडिकेशन है, तो वो सफ़र कैसा रहा? निधि जी, देखिए, हर इंसान, हर डॉक्टर के जीवन में जो डेडिकेशन होती है या उस प्रोफेशन में आने की जो चाहत है, जब वो MBBS करता है वहीं से बननी शुरू हो जाती है। और हमारा जो प्रोफेशन है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जब आप पर्टिकुलरली एक टीचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं तो उसकी जो देखने की उस प्रोफेशन की परिभाषा है और वहाँ काम करने का जो तरीका है वो बाकियों से अलग हो जाता है। और पर्टिकुलरली PGI, एम्स, JPR, पौंडीचेरी या जो बाकी के अच्छे कैंसर इंस्टीट्यूट हैं, टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ की वर्किंग जो है ये आम हॉस्पिटल से थोड़ी हट के है। अब जैसे आपने बता ही दिया है, तो फाउंडर डायरेक्टर आप रहे हैं होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल की अगर बात करें तो न्यू चंडीगढ़ में जो है, तो किसी चीज़ की एकदम शुरुआत करना और फिर उसको आगे बढ़ाना और फिर एक रेपुटेटेड जिस पे ट्रस्ट वर्दी है PGIMER, उसके साथ जुड़ना, तो ये जर्नी कैसे रही? देखिए, हर जर्नी में आपको इनिशियल फेजेस में मुश्किलात आती हैं और मुझे लगता है कि अगर आप अपने प्रोफेशन के लिए डेडिकेटेड हैं और आप उसको सिंसियरली कर रहे हैं तो वो मुश्किलें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाती हैं। और एक प्रोफेशन का ऐसा टाइम आता है जिसमें हम आज हैं, हम MD करवाते हैं, PhD करवाते हैं, बाकी ट्रेनिंग्स देते हैं, तो एक साथ एक आपका ये फील्ड में ये चलता रहता है कि आप और लोगों को भी आगे जागरूक कर रहे हैं, जाके वही लोग आपके एक तरह से मैं कहूँगा एम्बेसडर्स बन के दूसरी जगह जाते हैं। हमारे PGI से हमारे पढ़े हुए स्टूडेंट आज पूरी दुनिया में हैं, अमेरिका में भी हैं, कनाडा में भी हैं, और कोई ऐसा हमारी कंट्री का हिस्सा नहीं है जहाँ नहीं है। तो वो देख के एक आपको खुशी मिलती है। आई थिंक वही हमारा रिवार्ड है और वही हमें लेना भी चाहिए। बाकी एज़ फार एज़ हर आदमी आजकल फाइनेंशियल चीज़ से कोरिलेट करता है, तो ऐसा नहीं है। एक डॉक्टर के जीवन में जो पे हमें PGI में या एम्स में मिलती है वो सफिशेंट है और उस पे में हम आराम से रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी पे भी अच्छी है, हम लोग काम भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। बाकी अंत किसी चीज़ का नहीं है, सोच तो अपने तक है। बिल्कुल डॉक्टर राकेश, आपने हर पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया, एक उपचार के माध्यम से भी, फाइनेंशियल के माध्यम से भी, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अप्रोच, और जितना हो सके लोग उसके साथ कनेक्टेड हो रहे हैं और एक अच्छी सेहत के साथ जुड़ रहे हैं, अपने घर लेकर जा रहे हैं। अब अगर आज के इस कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य की हम बात करें तो कैंसर, जिसकी अगर स्पेसिफिकली अगर जर्नल कैंसर की बात करें तो कौन कौन से कैंसर्स हैं, स्पेशली अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश की बात करें, जो सबसे ज़्यादा इधर प्रिवेलिंग है? देखिए, बाय एंड लार्ज जो हमारे देश की कैंसर रजिस्ट्री है उसमें मेल्स और फीमेल्स में अगर आप अलग अलग देखो तो मेल्स में इस वक्त नंबर 1 कैंसर है लंग कैंसर। नंबर 2 कैंसर जो मेल्स में है वो हेड एंड नेक के कैंसर हैं, और नंबर 3 जो है वो आपके जो रिलेटेड टू मेल कैंसर में प्रोस्टेट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, और फिर उसके बाद थायराइड और बाकी के कैंसर आते हैं। फीमेल्स में नंबर 1 कैंसर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर है,
और उसके बाद अगर हम फीमेल कैंसर्स की ही बात करें तो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर जिसे कैंसर सर्विक्स कहते हैं, और फिर तीसरे नंबर पे कैंसर ओवरी, और चौथे नंबर पे फिर जो वेजाइनल कैंसर और बाकी के फीमेल ऑर्गन्स के कैंसर्स हैं। अगर हम सारे कैंसर्स की बात करते हैं तो ब्रेस्ट इज़ नंबर 1, और नंबर 2 फीमेल्स में भी अगर हम जाते हैं तो वो सर्विक्स के बाद हेड एंड नेक कैंसर का नंबर आता है। पंजाब के रीजन में पर्टिकुलरली कार्सिनोमा ईसोफेगस जो है फूड पाइप का कैंसर, वो थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हमारी नेशनल कैंसर रजिस्ट्री से। जैसे अगर आप बात कर लें कि बॉम्बे रजिस्ट्री या आपकी जो साउथ इंडिया की रजिस्ट्री है, उनमें अगर ईसोफेगस का जो इंसिडेंस परसेंटेज जो है वो ऑलमोस्ट टचिंग 4.8% है। तो हमारे यहाँ पंजाब में जो हमने जब मैं होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल में था तो हमने एक ग्लोबोकान कैंसर का डाटा निकालने के लिए सर्वे किया, तो हमारी इस बेल्ट में ईसोफेगस का इंसिडेंस ऑलमोस्ट 7.8% था। तो इनफैक्ट डॉक्टर हम अपने स्क्रीन के जरिए पिक्टोरियल डिपिक्शन के साथ भी जितने भी टाइप ऑफ कैंसर हैं उनके साथ भी अपने दर्शकों को जोड़ रहे हैं, क्योंकि बातों के साथ साथ एक तरफ से अगर हम पिक्टोरियल डिपिक्शन भी उनके साथ इंडिकेट करते हैं तो दर्शक आसानी से उसे समझ भी पाते हैं। जी डॉक्टर, जैसे आप बता रहे थे कि और ब्रेस्ट कैंसर फीमेल में सबसे ज़्यादा प्रिवेल करता है। यूजुअली हम ये पहले 10 कैंसर्स की बात करते हैं, ओवरऑल ऑलमोस्ट बॉडी में 35 to 36 टाइप ऑफ कैंसर्स हैं। अच्छा। तो अलग अलग ब्रेन ट्यूमर्स हैं, थायराइड का कैंसर है, फिर उसके बाद बोन्स के कैंसर हैं, लिकीमियाज हैं जो आपके ब्लड कंपोनेंट्स के रिलेटेड कैंसर्स होते हैं, मल्टीपल माइलोमा है, बोन ट्यूमर्स अलग हैं, बच्चों के अलग कैंसर्स हैं। सो ये सारे के सारे अगर आप मिलाओ तो इनकी कोडिंग की गई है, इंटरनेशनल कोडिंग जिसको हम बोलते हैं ICD। तो हर कैंसर को एक कोड दिया गया है ताकि जो भी गवर्नमेंट प्लान करे उनकी प्रिवेंशन के लिए, स्क्रीनिंग के लिए, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए, तो आपको एक डाटा जो है प्रॉपरली हर जगह से रजिस्ट्री से मिले, जिसके लिए गवर्नमेंट नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम चलाती है, तो वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, ताकि टाइम टू टाइम वो डेटा भी अपडेट होता रहे। डॉक्टर, जैसे आपने डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर उनकी बताया कि किस तरीके से उसके डेटा को मेंटेन किया जाता है, मेरा सवाल अगला आपसे ये है कि क्या हर प्रकार के कैंसर के सिम्टम्स जो हैं वो समवेयर सिमिलर रहते हैं या उसके अलग अलग मेजरली अलग होते हैं? ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हर कैंसर के सिम्टम्स अलग हैं, ये डिपेंड करेंगे कि कैंसर किस रीजन का है बॉडी में और वो किस तरह का कैंसर किस स्टेज में प्रेजेंट कर रहा है। अच्छा। कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा जिनके लिए तो हमारे पास अलार्मिंग सिम्टम्स हैं और फिर भी हम इग्नोर करते हैं। जैसे आपका हेड एंड नेक के कैंसर्स हैं, मुंह का कैंसर है जो आपने बताया मेल्स में सेकंड नंबर पर प्रिवेल करता है। जैसे आपके मुंह में कोई अल्सर होता है, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं और ये अल्सर रिपीटेडली बढ़ता जा रहा है या उसमें ब्लीडिंग हो रही है, तो ये ओरल कैंसर का साइन है आपका। आपका कोई इल फिटेड डेंचर है और वो टंग को आपके बार बार वहाँ एक अल्सर काटता है, हाँ। वो भी कैंसर बन सकता है। तो ये बड़ा सिंपल सी चीज है, बिल्कुल ऐसे लगेगा कि नॉर्मल जीभ कट रही है बार बार। इसी तरह से बॉडी में कहीं पे भी कोई गिल्टी है, लंप है या स्वेलिंग है और वो पहले से भी है लेकिन अब बढ़ना शुरू कर दी है और वो पीछे आप देखेंगे 3-4 महीने में बढ़ रही है, तो वो भी कैंसर का लक्षण हो सकता है। ये सार्कोमास भी हो सकते हैं और ब्रेस्ट में गिल्टी है तो ब्रेस्ट कैंसर। सो मेजरली गिल्टियां पेनलेस होती हैं या इनमें पेन होता है? टू स्टार्ट विद यूजुअली दे आर पेनलेस, और जो ये बढ़ती जाएंगी और सराउंडिंग ऑर्गन्स में जब जाने लगेंगी या नर्व्स को जब इन्वेड करती हैं फिर आपको पेन शुरू होता है। इसी तरह आप खाना खाते हैं और आपको खाना फंसने लगता है, पहले आपको सॉलिड खाना फंसता है, फिर धीरे धीरे लिक्विड्स भी फंसने लगते हैं। तो ये फूड पाइप के कैंसर का लक्षण हो सकता है। आपको खांसी है और ये परसिस्टेंटली हो रही है पिछले 3 महीने से और ठीक नहीं हो रही, उसमें ब्लड आ रहा है, हाँ। तो ये भी एक कैंसर का कारण है। आपके नाक से ब्लड आता है जब आप सुबह उठते हैं, साफ करते हैं उसको, और वो परसिस्टेंटली हो रहा है। नॉर्मल होगा, कोई छोटा मोटा इंजरी है वो ठीक हो जाएगी, रह रहा है तो ये नाक के साइनसेस का कैंसर हो सकता है, नेजोफेरिंक्स एरिया का कैंसर हो सकता है। जी डॉक्टर। इसी तरह आप फीमेल्स में अगर महामारी ठीक टाइम पे नहीं आ रही या बार बार आ रही है और महीने में ज़्यादा बार आ रही है,
if the lady is married and during their sexual activity अगर स्पॉटिंग होती है तो वो भी एक सर्वाइकल कैंसर का कारण हो सकता है। आपको रेक्टल ब्लीडिंग हो रही है, वो ब्लीडिंग जो है वो आपके कोलोरेक्टल आंतड़ी के कैंसर का कारण हो सकता है, एनल कनाल के कैंसर का कारण हो सकता है। सो हर जगह के कैंसर का कारण डिफरेंट है। इसी तरह ब्लड के कैंसर जैसे मैंने बोले उसमें हो सकता है कोई लक्षण ना हो, सिर्फ यही लक्षण हो कि आपको वीकनेस हो रही है। अच्छा। और फीवर हो रहा है। ओके। फीवर हो गया फिर ठीक हो गया, आप दिन ब दिन वीक होते जा रहे हैं। सडनली आपने टेस्ट कराया, आपका हीमोग्लोबिन कम आ गया, तो ये ब्लड कैंसर का लक्षण हो गया। ओवेरियन कैंसर भी एक ऐसा कैंसर है, या जीआईटी के जो कैंसर्स हैं, पैनक्रियाज, स्टमक, गाल ब्लैडर, इनके सिम्टम्स भी बड़े वेग हैं। यूजुअली ब्लोटिंग सेंसेशन हो रही है, पेट लगता है बढ़ रहा है, इंडाइजेशन हो रही है, फिर बाद की स्टेजेस में आपको गिल्टी फील हो रही है, वहाँ पे लंप फील हो रहा है बाद में, वो लेटर स्टेजेस में। शुरू के सिम्टम ये हैं। फिर वेट लॉस होना शुरू हुआ, पेट में पानी आ गया, ये बाद के सिम्टम्स हैं जब कैंसर यूजुअली चौथी स्टेज जिसको हम बोलते हैं या फोर्थ स्टेज कैंसर है, वो उस समय आएंगे। शुरू के लक्षण जो हैं उनको पकड़ना, और उन कैंसर्स में जिनको हम इजीली स्क्रीन कर सकते हैं, जैसे मैंने ओरोफेरेंक्स बोला, ब्रेस्ट बोला आपको मैंने, सर्वाइकल कैंसर बोला मैंने आपको, लंग कैंसर बोला मैंने आप। मैं एक आपको सिंपल सा उदाहरण दूंगा जी। हम सबको मालूम है कि स्मोकिंग से कैंसर होता है, हाँ। और फिर भी हम सिगरेट पी रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर हमें मालूम है कि हम स्मोकर हैं और हमें परसिस्टेंट कफ हो रही है, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। कम से कम कुछ चीज़ों को खुद ब खुद न्योता हम ना दें जिन चीज़ों से हम बच सकते हैं। जैसे कि आपने बोला कि सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ आवर बॉडी, और कोई भी चीज़ परसिस्टेंट लंबे टाइम से अगर हमारे साथ जुड़ी हुई, उसका इलाज हमें नहीं मिल रहा, महीनों पे तो मैं नहीं जाती, मुझे लगता है कि हफ्ता 2 हफ्ता भी अगर हम उस चीज़ के साथ कंटिन्यूसली जुड़े हुए हैं, चाहे आपको वीकनेस फील हो रही है या आपकी बॉडी में कहीं गिल्टी आप नोटिस कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि शायद हम पहले लेवल पर उसको पकड़ सकते हैं और उसका सोल्यूशन पा सकते हैं। डॉक्टर, आप जैसे कह रहे थे कि हम खुद क्यों न्योता दे रहे हैं बैड हैबिट्स के साथ, तो कितना ज़रूरी है एक अच्छा लाइफस्टाइल, क्योंकि चाहे सिम्टम्स कितने भी हो, कारण समवेयर हमारा लाइफस्टाइल बनता ही बनता है। देखिए, जो कैंसर है वो एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आज की डेट में हम उसको काउंट करते हैं। जैसे अच्छा। आपका डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, पल्मरी डिजीज़ हैं जैसे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ है, ब्रोंकियल अस्थमा है। इसी तरह कैंसर भी एनसीडी का एक हिस्सा है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का। ये कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। अगर आप इन सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के कारण को देखें तो आपको 3 मुख्य कारण इन सब में मिलेंगे जी। कौन कौन से? सबसे पहला कारण इनमें आपको मिलेगा आपकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, जिसमें आपका स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ये 3 इन सब में आते हैं, और ये तीनों इन सब का कारण बनते हैं। तो कैंसर के भी यही तीनों कारण आपको जो मालूम है कि ये 3 कारण हैं। कुछ जगह के अलग कैंसर के लिए अलग कारण हमें मालूम है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैं बोलूं तो आपको मालूम है कि इसके साथ साथ ओबेसिटी तो है ही है, स्मोकिंग भी है, ड्रिंकिंग भी है। मुख्य कारण है हमारी बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन की एक हाइपर ईस्ट्रोजेनिक स्टेट बनना। जो भी कारण उस स्टेज को बनाएगा, चाहे वो आपकी नली पैरिटी है, चाहे वो ब्रेस्ट फीडिंग ना करना है, हाँ। चाहे वो आपकी लेट मैरिज है, चाहे आपका वो अर्ली मिनार्की और लेट मीनोपाज है, ये सारे के सारे कारण हैं इसके। और यही कारण आपके ओवेरियन कैंसर के भी हैं। उसमें भी ये 4 ही कारण मेन ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं। ओबेसिटी सबसे बड़ा कारण है, बिकॉज़ फीडिंग ना कराना, लेट मैरिजेस। बिल्कुल। तो आप ये देखिए कि आपको ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये आपके हाथ में है, आम जो आदमी है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ है लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ। आज हमारी लॉन्गिविटी अगर हम 47 हमारी इंडिपेंडेंस से देखें तो हमारी एवरेज एज जो थी इट वाज समवेयर बिटवीन 52 to 55। आज हमारी एवरेज एज जो है इट हैज ऑलरेडी क्रॉस 70-71। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेटर हुई है हमारी, बिकॉज़ मेडिकल फैसिलिटीज बेटर हैं, इन्फेक्शियस डिजीज से डेथ नहीं हो रही है, हम उनको कंट्रोल कर चुके हैं। सो हमारा लॉन्गिविटी बढ़ती जा रही है, हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ता जा रहा है। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द डिजीजेस व्हिच आर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। तो हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स व्हिच आर समवेयर ग्रोन अप बिकॉज़ ऑफ आवर बैड लाइफस्टाइल। बिल्कुल।
कोलोरेक्टल कैंसर की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये कभी भी हमारी हिंदुस्तान में कम था। आज हम ऑलमोस्ट अमेरिकन लिटरेचर के बराबर पहुंच गए हैं। कोलोरेक्टल कैंसर भी समवेयर बिटवीन 7 to 8% इसका भी इंसिडेंस हो गया। तो हमारी जो ईटिंग हैबिट्स थी, बैठ के खाना खाना, उसमें टर्मरिक, लहसुन, अदरक, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ थी। और इसके अलावा हम कभी भी जो है खाना जो है, जो पानी या खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना, हमने इसके रैशनल को पहचाना नहीं। जो हमारी मिलेट्स थी, जो हमारा एक प्राइम फूड होता था, इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ थी। तो ये सारी चीज़ें रिलेटेड टू जो आपका वेस्टर्न लाइफस्टाइल आया। हम खड़े खाना खा रहे हैं, दौड़ते हुए ले रहे हैं, गाड़ियों में खाना खा रहे हैं, तो ऑब्वियसली पैक्ड फूड बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। बिल्कुल, जो राइट फूड का कंपोनेंट डाइजेस्ट होके स्टमक से इंटेस्टाइन तक पहुंचना चाहिए, कोलन तक, वो हो ही नहीं रहा। आप खड़े खड़े खाना खा रहे हैं, ऊपर से ड्रिंक भी कर रहे हैं, स्मोक भी कर रहे हैं। सो वो जो म्यूकोजा है आपका कोलन का, दैट म्यूकोजा जो उसके सेल्स हैं, वो रिपीटेडली, आप ये एक डायग्राम पीछे चला रहे हैं जिसमें सेल्स दिखा रहे हैं बढ़ते हुए, वो सेल को रिपीटेडली इंजरी हो रही है। वो रिपेयर तो हो रहा है लेकिन इंजरी रिपीटेड हो रही है। वो रिपीटेड इंजरी से उसका जो अंदर का जो डीएनए है वो चेंज हो जाता है, एंड देन देयर इज नो प्रॉपर जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ है वो नहीं हो रही, और वो हैफाहेजर तरीके से ग्रो करता है और ट्यूमर बन जाता है। हर जगह आपका ट्यूमर बनने का कारण प्राइमरली यही है। नेग्लिजेंस इज द की फैक्टर। अगर हम इसके बारे में जानकर भी अनजान बने हुए हैं तो हम अपनी जान पर बन आ रही है हमारी, इसलिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर, ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमने साल के 12 महीने कैंसर अवेयरनेस को हर एक मंथ डेडिकेट किया होता है। सो इफ़ वी टॉक अबाउट फेब्रुअरी मंथ, तो कौन से कैंसर की अवेयरनेस को लेकर ये मंथ डेडिकेट किया? देखिए, जो फेब्रुअरी है ये गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट कैंसर के लिए डेडिकेटेड है। हालांकि ओवरऑल इंसिडेंस हमारी कंट्री में गॉल ब्लैडर का वेरिएबल इंसिडेंस है। अगर आप नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री जाएंगे तो वहाँ ये ज़्यादा होता है। सब हिमालयन बेल्ट है जो हमारी, जिसको आप गैंगेटिक बेल्ट बोलते हो, गंगा के किनारे वाली बेल्ट, उस बेल्ट के एरिया में गॉल ब्लैडर कैंसर ज़्यादा है, और साउथ के कुछ हिस्से में गॉल ब्लैडर कैंसर ज़्यादा है। और फिर आसाम में कामरूप डिस्ट्रिक्ट है जो, वहाँ सबसे हाईएस्ट इंसिडेंस है गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट कैंसर का। डॉक्टर, वैसे तो आपने अलग अलग कैंसर के कारण बताए हैं, लेकिन अगर एक बार स्पेसिफिकली गॉल ब्लैडर के कैंसर की बात करें तो उसके क्या क्या कारण? गॉल ब्लैडर कैंसर का सबसे जो मुख्य, हम आज तक एग्जैक्ट कारण तो इसका ढूंढ नहीं पाए, बट ओबेसिटी एक कारण है, गॉल स्टोन्स दूसरा कारण है, और जो कुछ इन्फेक्शंस हैं रिपीटेडली जो होती हैं वो इनका कारण है। डायबिटीज़ कुछ लोगों ने और पैनक्रेटाइटिस को रिलेट किया है। बाकी स्मोकिंग, अल्कोहल जो मैंने आपको जनरल बताया, एक्सेसिव फैट इंटेक, वो है ही है। वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, आज की डेट में जेनेटिक स्टडीज़ चल रही हैं गॉल ब्लैडर के कारण के, कि इसी पर्टिकुलर रीजन में क्यों हो रहा है। तो ये पता चला है हमें कि कुछ पॉल्यूएंट्स या जो पेस्टिसाइड जो आप बोलते हो, कुछ वेरिएंट्स के, वो इंसान के शरीर में ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी ये हो सकता है। उनके लिए हम भी कुछ कोलैबोरेटिव स्टडीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम ब्लड सैंपल्स भी ले रहे हैं गॉल ब्लैडर कैंसर के पेशेंट्स के, और कोरिलेट कर रहे हैं उनके हेयर और नेल्स के सैंपल्स के साथ। दिस स्टडी इज गोइंग ऑन इन आवर डिपार्टमेंट इन कोलैबोरेशन विद द पीपल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि वहाँ कॉमन है, मैंने बताया जैसे आपने बोला। तो ये गोवेटा स्टडीज करके एक स्टडी है, वो भी चल रही है, ये जेनेटिक रीजंस फाइंड आउट करने के लिए, बिकॉज गॉल ब्लैडर इज ए वेरी एग्रेसिव कैंसर। बाइल डक्ट कैंसर्स आर, दे आर एग्रेसिव। सो दे आर रिलेटेड, बाइल डक्ट कैंसर एंड गॉल ब्लैडर कैंसर एक ही हैं या फिर उसके अलग अलग? नहीं, ये अलग हैं, लेकिन बहुत से बार ऐसे होता है कि जब पेशेंट, जब तक आपको पहुंचता है तो सिम्टम्स ऑलमोस्ट सिमिलर हुए होते हैं। ज़्यादातर पेशेंट आपको मिलेंगे जो पेन एब्डामन, लंप एब्डामन, ब्लोटिंग सेंसेशन, इंडाइजेशन, या येलो डिस्कलरेशन ऑफ आइज, जॉन्डिस के साथ ही प्रेजेंट करेंगे। तो एग्जिस्टिंग स्टोन्स में हम ये ढूंढ रहे हैं कि क्या कोई पर्टिकुलर तरह का गॉल ब्लैडर स्टोन है जिनमें कैंसर होता है, और कोई ऐसे स्टोन्स हैं जिनमें नहीं होता। तो ये स्टडीज भी चल रही हैं। तो बाय एंड लार्ज, क्योंकि वो डेवलप तो हमारी बॉडी के अंदर ही हो रहे हैं।
रीज़न इज़ कि अगर आपको मिलता है तो क्या आप कोलिसिस्टेक्टमी कर देनी चाहिए उसी समय या नहीं करनी चाहिए, हर चीज़ के आगे फिर मेडिकल पहलू देखे जाते हैं। बट बाय एंड लार्ज क्योंकि गाल ब्लैडर आपके लिवर के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है और उसके जो उसका मीडियल पार्ट है वहाँ पे आपका गाल ब्लैडर की आउटर लेयर जो है वो कम है, मिसिंग है सरोजा, तो इमीडिएटली गाल ब्लैडर जब प्रेजेंट करता है तो वो स्प्रेड कर चुका है लिवर में। तो लिवर में ब्लड सप्लाई, लिवर इज़ ए मेजर आर्गन जहाँ पे हमारा ब्लड जो है पूरे जीआईटी से आता है और फिर क्लीन होकर फिल्ट्रेशन होती है वापस जाता है, तो वहाँ से वो मेटास्टेटिक या फोर्थ स्टेज में ज़्यादा प्रेजेंटेशन होती है, तो उसकी क्योर रेट्स भी उतने ही कम हो जाते हैं। सो इट इज़ ए इन ए वे जब तक पेशेंट पहुँचता है वो पहले ही जॉन्डिस लेके आता है, तो एक्चुअल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते आप। तो इसलिए ये घातक कैंसर है। बाइल डक्ट कैंसर जो है वो बाइल डक्ट जो गाल ब्लैडर के नीचे आपका जो डक्ट जो बाइल को लेके नीचे पैनक्रियाज में जा रहा है, जो आपको पैनक्रियाज और गाल ब्लैडर का कनेक्ट करके इंटेस्टाइन में जो लेके जा रहा है उसको बाइल डक्ट बोलते हैं। तो यूजुअली कॉमन बाइल डक्ट जो है और जो आपका ये पैनक्रियाटिक डक्ट है ये आपस में यूनाइट करके फिर नीचे गाल ब्लैडर जो ड्यूडेनम में बाइल को रिलीज करते हैं। इस हिस्से में जो कैंसर है उनको आप बाइल डक्ट कैंसर बोलते हो। क्योंकि सिम्टम्स दोनों में जॉन्डिस, फीवर, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो आप हेपेटो पैनक्रियाटो को बिलरी या जीबीसी करके बोलते हो गाल ब्लैडर कैंसर। तो है ये रीजन पूरा का पूरा जो है रिलेटेड टू ये, पर बिलरी कैंसर एज कम्पेयर टू गाल ब्लैडर कैंसर बेटर प्रोग्नोसिस है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल गाल ब्लैडर, जो मैंने बताया लोकेशन की वजह से, क्योंकि वो लिवर से जुड़ा हुआ है गाल ब्लैडर, इसलिए एकदम से मेटास्टाइज कर जाता है, ज़्यादा फैक्टर है, बिल्कुल लेट स्टेज में। तो जैसे डॉक्टर आपने बताया कि ये मंथ डेडिकेटेड है स्पेसिफिकली, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इसके साथ जुड़े रहें, इसके बारे में जानें, कुछ यही कोशिश आज के हम इस कार्यक्रम में भी कर रहे हैं। कमिंग बैक टू कैंसर को लेकर अगर हम उपचार की बात करें तो रेडियोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है, ये इस प्रोसेस के साथ कब जुड़ते हैं? अगर और इनफैक्ट इम्यूनोथेरेपी भी है, तो डिफरेंट जो कैंसर की स्टेजेस होती हैं। एक सवाल तो मेरा उससे जुड़ा हुआ भी है, पहले मैं उसका जवाब जानना चाहूँगी आपसे कि जो अलग अलग स्टेज हैं ये कितनी ज़रूरी है हमारे लिए जानना, और कितना पॉसिबिलिटी है कि अगर अर्ली डिटेक्शन है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ सकती है? देखिए, मैंने पहले बोला हर आर्गन का कैंसर जो है वो डिफरेंट सिम्टम्स देगा आपको और उसका ट्रीटमेंट भी डिफरेंट है। जो ट्रीटमेंट है कैंसर का वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले उसकी स्टेज क्या है, नंबर 2 वो किस आर्गन का कैंसर है, और नंबर 3 जिस पेशेंट पे आप वो ट्रीटमेंट करने लगे हैं उस पेशेंट की एज क्या है। कई बार स्टेज 1 कैंसर एक पेशेंट 45 ईयर्स का प्रेजेंट करता है, उसमें ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा, वही पेशेंट 80 ईयर्स का तो डिफरेंट होगा। और ये भी अगर उसके अंदर कुछ और समस्याएं हैं जैसे बीपी, कोमॉर्बिडिटी साथ में, वो तो अलग ट्रीटमेंट चलता रहेगा। मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, इसलिए ये जानना जरूरी है कि ये स्टेज क्या है। दूसरा, क्योंकि अर्ली स्टेज कैंसर, मैं आपको एक जर्नल आम जनता के लिए ये बात बोलूँगा कि हमारे अगर आप 100 कैंसर की बात करें तो उसमें 1/3 ऑफ द कैंसर जो हैं वो प्रिवेंटेबल है। इसका मतलब 33% कैंसर को आप पहले ही रोक सकते हैं, वो होंगे ही नहीं। 1/3 ऑफ द कैंसर जो हैं वो क्योरेबल है, दिस मीन्स वो आप क्योर कर सकते हैं। और बाकी के 1/3 जो लेट स्टेज में पहुंचेंगे उनमें ये कंबाइंड मोडेलिटी ट्रीटमेंट देने से आप मॉर्बिडिटी को कम कर सकते हो। जैसे किसी आर्गन को ही निकालना है, डिसफंक्शन प्रोड्यूस हो सकता है, उस चीज़ को आप प्रिवेंट कर सकते हो। तो आप ये सोच लो, ये मालूम होते हुए कि 1/3 कैंसर्स आर प्रिवेंटेबल, दिस मीन्स हम फिर भी उनके रीजंस या कारण जो मैंने बताए आपको उनसे पीछे नहीं हट रहे। सो मेरा बड़ा सीधा सा सवाल होता है हर इंटरव्यू में आम लोगों से कि क्या हम डेवलपिंग कंट्री में बनने के साथ साथ, प्रोग्रेस करने के साथ साथ अपनी सेहत के लिए इग्नोरेंट हो गए। स्पेसिफिकली सर, इसमें आप अगर मिथ का भी पॉइंट ऐड कर लें तो बहुत ज़रूरी होगा हमारे लिए, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में समवेयर वो मिथ की वजह से
आम आगे नहीं बढ़ लोगों पाते। में ये, कुछ लोगों में धारणा है कि हमें हमारे कैंसर हुआ है, शायद ये हमारे को श्राप है, हमने कोई बुरे कर्म किए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ कैंसर ज़रूर हैं जो जेनेटिक हैं, जैसे जिनमें वो जीन डिटेक्ट हो जाता है, BRCA1 BRCA2 जीन अगर किसी फैमिली में है तो हमें मालूम है उस फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर ये ज़्यादा कॉमन रहेंगे। HER2 न्यू स्पेसिफिक ब्रेस्ट के लिए जीन है, आजकल स्टमक कैंसर के लिए भी कोरिलेटेड है। रेटिनोब्लास्टोमा जीन हम ढूंढते हैं बच्चों में, जो आँख का कैंसर हैं, वो कॉमन है। अगर वो हेरिडिटरी चल रहा है तो वो होगा ही होगा, सब में नहीं होगा। फर्स्ट 3 जनरेशन जो आपकी हैं, इसको आप ऐसे कोरिलेट कीजिए। आप मैं थोड़ा आपको माइथोलॉजी से जोड़ता हूँ। हम जब भी कोई पूजा करते हैं तो हम अपना नाम, अपने पिताजी का नाम और दादाजी का नाम लेते हैं, उसके आगे का नाम कोई नहीं पूछता, फिर गोत्र पूछता है आपको। इसी तरह हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स पहले जो आपके हैं वो 3 जनरेशन तक 50% उनका चांसेस है आगे जाने का। तो 50% चांस है कि अगली जनरेशन में जाएगा, 50% नहीं चांसेस है। नहीं है। यही चीज़ वहाँ पे भी लागू है, इसलिए आप 3 तक ही कर रहे हैं। आगे 8 जनरेशन के बाद आपको याद भी नहीं है कौन है, तो उसको देखता भी कोई नहीं। वही सोच के उस हमारे धर्म में भी या हमारी माइथोलॉजी में कहते थे कि आपके अपने 3 में तो मैरिज होनी ही नहीं चाहिए, ताकि अगर कोई हेरिडिटरी डिसऑर्डर है वो ट्रांसमिट ना हो जाए। सो 50%, बाकी 50% को नहीं होगा। तो अगर कोई जीन ऐसा आज की डेट में हम उन पेशेंट्स में जिनमें हमें मालूम है कि ये डिसऑर्डर हो सकता है जीन का, हम टेस्ट करके देखते हैं। फिर हम उनको प्रिवेंटिव मेजर्स बताते हैं, अर्ली डिटेक्शन के लिए जो स्क्रीनिंग करनी है वो बताते हैं। दैट इज़ हाउ वी प्रोसीड। तो ये मिथ नहीं है, इसको आप ट्रीटमेंट मान के चलिए और पूरा इलाज करवाइए, ताकि आप उन 1/3 में आए जो क्योरेबल है। बहुत ज़रूरी है कि हम इस अवेयरनेस के साथ जुड़ें, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने शरीर को समझें, बहुत ज़रूरी है कि हम ये छोटे छोटे जो इंडिकेशन हमारी बॉडी हमें देती है उसको समझें। तो डॉक्टर, जाते जाते आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे स्पेसिफिकली, अगर आप रेडियोथेरेपी और स्पेशली क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट को देख रहे हैं? देखिए, मेरा सबसे बड़ा मैसेज तो ये है अपनी पॉपुलेशन के लिए, और पर्टिकुलरली इस रीजन के सारे नौजवान बेटे बेटियां, भाई बहन, जैसे भी मुझे ले लें वो, कि जैसे मैंने बताया कि कैंसर होने के लिए किसी भी चीज़ का जो कारण है उनका एक्सपोजर काफ़ी देर तक होना चाहिए उस हिस्से के शरीर में। जैसे स्मोकिंग है, 2 सिगरेट पीने से कैंसर नहीं होगा, पर अगर आप 10 सिगरेट रोज़ पी रहे हैं और 5 साल से पी रहे हैं तो आपका कैंसर होने का जो चांस है वो ऑलमोस्ट 70 to 80% है। इसी तरह अल्कोहल, इसी तरह कोई भी आपका दांत खराब है और बार बार टूथ उसको काट रहा है, वो रिपीटेडली अल्सर कर रहा है। इसी तरह कहीं मोल या वाट है, कहीं लंप है, आप ओरल कंट्रासेप्टिव ले रहे हैं, 2 पिल लेने से कैंसर नहीं होगा, आप रिपीटेडली ले रहे हैं। सो लेंथ एंड ड्यूरेशन। दूसरा, कितनी क्वांटिटी में आप कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं। तो नौजवानों को ये ज़रूरी है समझना कि मॉडरेशन इज़ ऑलवेज बेटर इन लाइफ। डोंट गो विद एक्सेस ऑफ एनी। ज़्यादा खाना ओबेसिटी देगा, ओबेसिटी से डायबिटीज़ होगी, ब्लड प्रेशर होगा, कैंसर भी होगा। सो ऑलवेज डू थिंग्स इन मॉडरेशन, नंबर 1। ऑलवेज ट्राई टू बी अवे फ्राम दीज हैबिट्स विच आर बैड। स्मोकिंग तो बिल्कुल नहीं। इवन इफ यू आर कंज्यूमिंग ए ड्रिंक इन ए वीक, it will not cause cancer, but if you are consuming 1 bottle every day, it will definitely cause a cancer. So इसी तरह से जनता से यही है कि अपने जो मुख्य कारण को जानते हुए एक अपनी लाइफ को मॉडरेशन में जीजिए, एक्टिव लाइफ जिए आप, और एक्सरसाइज, योगा जो आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपने एक हिस्सा बनाइए अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी का, और ट्राई टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग रादर देन स्लीपिंग लेट। अर्ली मॉर्निंग टाइम हमेशा मैं ये बोलता रहा हूँ, लेट नाइट काम करना कोई सही चीज़ नहीं है। अर्ली टाइम उठने से आपके शरीर के जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो पूरे डे में अच्छी चलती हैं, क्योंकि बॉडी सर्कैडियन रिदम को मान के ही चल रही है, आप उससे हट रहे हैं। तो व्हेन यू आर गोइंग टू फिट ए राउंड पेग इन ए स्क्वायर होल, इट विल नेवर फिट।
तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बॉडी को समझें, उसके अकॉर्डिंगली एक्ट अपॉन करें। जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने हमें सिखाया था कि अगर सुबह जल्दी जागेंगे और अपनी दिनचर्या को हम प्लान करके चलेंगे, एक अच्छी लाइफस्टाइल के साथ जुड़ेंगे, तो हम अपने आप को एक लंबी उम्र का आशीर्वाद देंगे। आज हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर राकेश कपूर जी जुड़े PGIMER से। डॉक्टर, आज के इस कार्यक्रम में और इतने ख़ास इंटरव्यू के लिए, इतनी अच्छी अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए तहे दिल से मैं निधि आपका धन्यवाद करती हूँ। और अपने दर्शकों को यही कहना चाहती हूँ कि आप इस कार्यक्रम को हमारे सैटेलाइट चैनल के साथ भी देखेंगे और उसके साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें, DD चंडीगढ़, DD हरियाणा, DD पंजाबी के साथ जुड़े और इसी तरीके के सेहत से जुड़े हुए जो कार्यक्रम हैं हम आपके लिए ज़रूर लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।